एवरीवन लर्नर्स नमस्ते। मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपके लिए आज इस वीलॉग सेंट्रिक एक लर्निंग सेशन के माध्यम से बात करूंगा कि किस तरह से जो एक रिसर्चर है या पीएचडी स्कॉलर है उसके लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे ओवरकम करना है और उनको ओवरकम करने के क्वेस्ट में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या कुछ ऐसा है जिसको पेशेंस के साथ डील करना है और तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो साथियों, बात करते हैं पीएचडी की यात्रा, उसकी चुनौती और उसमें आपको क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उनको कैसे फेस करना है। साथियों, जैसे मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ वैसे ही पीएचडी की एक यात्रा होती है हम सबकी। पीएचडी करना एक बहुत लंबी यात्रा है। ये बेसिकली बहुत छोटी या तात्कालिक यात्रा नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ करिए किसी विषय में पीएचडी करना चाहते हैं मास्टर्स के बाद, तो आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी या यूजीसी के हिसाब से अपने आप को एलिजिबल पाएँ, अपना इंटरेस्ट का टॉपिक सर्च करें, एंट्रेंस फेस करें और एंट्रेंस फेस करने के बाद अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी तो यात्रा शुरू हुई है, यानी जैसे आजकल के माहौल में बच्चे कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वैसे ही पार्टी सच में इसके बाद शुरू होती है। मिनिमम आप मान के चलिए 3.5-4 साल का समय आपको लगने वाला है और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 6-7 साल तक लग सकता है, सब्जेक्ट टू आपका अपने विषय पर कितनी पकड़ है। आप कोर्स वर्क क्लियर करते हैं, कोर्स वर्क के बाद सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस में एक आरडीसी कमेटी जो है उसे अप्रूव करती है। आरडीसी कमेटी जब उसे अप्रूव करती है, इसके बाद आप एक डायरेक्शन में जाते हो। जो टाइटल आपको पीएचडी थीसिस को डिवाइस करने के लिए मिलता है, उस टाइटल में आपका मन क्या कहता है और आपके गाइड क्या डायरेक्शन देते हैं और क्या प्रैक्टिकलिटी उसको कुछ तरीके से उसको क्लियर करना आसान है। और यहीं से एक रास्ता चालू होता है अनसर्टेनिटी का। टाइटल मिल जाता है लेकिन स्कॉलर जो है थोड़ा सा हतप्रभ रहता है कि सिनॉप्सिस हो गया, कोर्स वर्क हो गया, अब क्या करना है। और यकीन मानिए वो एक ऐसा समय रहता है जहाँ पर स्कॉलर जो है लगभग शून्य में चला गया हो ऐसा लगता है। फिर उसे थोड़े दिन बाद चेतना आती है। तो ये एक बैरियर के जैसा है और ये बैरियर आपको मेंटल ब्लॉक के साथ दूर करना है। दूर कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है कि अभी जो मैंने काम किया है वो शुरुआती दौर पर ही है। मुझे इस काम को एक सिनॉप्सिस के पैटर्न से ले जाकर पूरी एक थीसिस लिखनी है जो कम से कम 200 पन्ने या अधिक हो सकती है, या अगर कम भी हो तो उसमें आप अपने टाइटल के बारे में इस तरह से लिख पाएँ कि वो एक रिसर्च हो। साथियों, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च बेसिकली कोई भी कट एंड पेस्ट है। तो ये क्लॉज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले रिसर्च को लेकर जब आपका टाइटल आ गया है, आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप उसको थीसिस में यानी राइटिंग रिपोर्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। टाइटल अगर आपका डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च का है, जिसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के साथ अगर आपने जोड़ा है, तो डेटा कलेक्शन सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली है। और डेटा कलेक्शन जो चैलेंज होने वाला है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप सैम्पलिंग यानी यूनिवर्स को डिराइव करेंगे। कौन लोग हैं जो आपके रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, इसको लेकर आपको सैम्पलिंग मेथड आनी चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन पर काम करना चाहिए। अगर चैप्टर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जो एक आइडिएशन होता है कि आप बेसिकली रिसर्च के अंदर करने क्या वाले हैं और जो कुछ करने वाले हैं उसके बारे में जो बैकड्रॉप में काम किया गया है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका रैशनल ऑफ स्टडी है, फॉलोड बाय दूसरा चैप्टर होना चाहिए। हालांकि कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ चैप्टर्स का पैटर्न नहीं है, लेकिन
ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में जो पीएचडी के लोग कहते हैं, सीनियर लोग, वो मानते हैं 5 चैप्टर बहुत होते हैं। 5 चैप्टर आर द आइडियल स्टेप्स टेकन बाय ऑल ऑफ अस। तो पांचों चैप्टर में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप बैकड्रॉप स्टडी, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर आपकी क्या सोच है, किस तरह से आप ऑब्जेक्टिविटी को ड्रॉ करेंगे, फॉलोड बाय आप इसको लेकर क्या परसेप्टिविटी रखते हैं। सेकंड चैप्टर होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये आपको बताएगा कि आप जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित फील्ड के अंदर कितने लोगों ने क्या काम किया है, यानी एक्सपर्ट्स के बारे में उन्होंने एग्जैक्टली इस फील्ड से या इससे मिलता जुलता जो भी स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इन्होंने रिसेंट पास्ट में या एक सब्जेक्टिव पास्ट जिसको कह सकते हैं डेकेड और 2 एटलीस्ट, मैं कितना काम किया है, क्या काम किया है, उस काम का आपने एनालिसिस कैसे किया और उसका आउटकम आपकी रिसर्च में एज अ रेफरेंस साइटेशन किस तरह से आप एड्रेस करते हैं और उससे आप रिसर्च गैप कैसे निकालते हैं और उस रिसर्च गैप को किस तरह से गेज करते हैं अपने काम के अंदर। तो एक और बैरियर आपने क्लियर कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर किया एक बैरियर क्लियर। इस बैरियर को क्लियर करने के बाद आप थर्ड चैप्टर पर आएंगे, जहाँ आप अपने रिसर्च प्रपोजल की या रिपोर्ट की, जिसको हम थीसिस कहते हैं, इसको डिवाइस करेंगे कि रिसर्च का मेथड क्या होगा, किस तरह की रिसर्च करेंगे। ये डिपेंड करता है आप किस डिसिप्लिन में हैं, आप किस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं। हिस्ट्री के लिए, लिटरेचर के लिए, या और भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर फैक्ट बेस्ड बातें होती हैं, जिन पर लाइब्रेरी रिसर्च की जा सकती है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर और साइंस, जो कि मेरा विषय नहीं है, साइंस या इंजीनियरिंग, लेकिन उन विषयों पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। लेकिन हम बात साइंस की नहीं कर रहे। जब हम मैनेजमेंट या ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव को ड्रॉ करना है और उन मेथड्स को ढूंढना है जिनके थ्रू हम अपनी बात को, अपनी हाइपोथेसिस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अवेल कर पाएँ। इसके लिए कुछ हाइपोथेसिस आपको बनानी है, जिनको कुछ डेटा के थ्रू, जो कलेक्टेड डेटा है उसके थ्रू डिफरेंट क्वेश्चनर्स के माध्यम से उस डेटा को फिल्टर करके, मैनिपुलेट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एनालाइज करके उस डेटा से जो आउटकम निकल रहा है उसका एक मेथड है, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो थर्ड चैप्टर यानी तीसरी बात है, जैसे मैंने एक पिलर पीछे क्रॉस किया, इसके बाद आपने तीसरा चैप्टर क्लियर किया और चौथा चैप्टर होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। थर्ड चैप्टर में जब आप लिखते हो कि डेटा एनालिसिस किस तरह से आप कर रहे हैं, क्या उसके मैकेनिज्म हैं, किस तरह से आप उसको करने जाएंगे, क्या उसका आउटकम निकलेगा। तो चौथा चैप्टर बताएगा आपको कि डेटा एनालिसिस किस टूल्स के थ्रू आप करेंगे। मेजरली हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स या हम टेस्ट अप्लाई करते हैं और उन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं पाइथन पर, एक्सेल पर, SPSS पर, जो बहुत प्रचलन में है और PhD रिसर्च में माना जाता है। तो ये आपको भी करना चाहिए। इसका एक इंटरप्रिटेशन होगा डेटा एनालिसिस के बाद कि डेटा दरअसल कह क्या रहा है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला बैरियर है। तो इस बैरियर को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। टाइम इसलिए क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पर समय नहीं देंगे तो आपको शायद उस डेटा के द्वारा जो सेइंग है, आउटकम है, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और जब आप डेटा के थ्रू जब ये बता रहे हैं कि डेटा कह क्या रहा है और किस तरह से चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है, तो आपको वो आउटकम पता चल जाएगा। इसको लेकर आप अपने फील्ड ऑफ रेफरेंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव और रिसर्च है, जो हाइपोथेसिस है जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, नल या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करोगे तो आप कुछ सेइंग कह सकते हो, और ये सेइंग इंटरप्रिटेशन के मोड में रिजल्ट के बाद में एड्रेस किया जाएगा। और इसको जस्ट मैच करोगे आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी से। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करते समय मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये डेटा जो शो कर रहा है, ये वैल्यू शो कर रही है, इसलिए मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकता हूँ। यानी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो जो ऑब्जेक्टिव के फेवर में ये बात कह रही है, तो ये कहा जा सकता है कि फला फला
काम के लिए फला फला तरीके से ये चीज़ें की जा सकती हैं। और इसको करते हुए मैं अपने 4th चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। जैसे मैंने ये बाधा पीछे जो है वो क्रॉस करी है, वैसे ही रिसर्चर के तौर पर आप ये वाली बाधा क्लियर कर लेंगे। जब आप ये बाधा क्लियर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसर्च के मोड में आपका काम थोड़ा आसान हो गया है। अब आपको करना है सिर्फ चैप्टर 5, जहां आपने डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो किया है, उस एनालिसिस से फाइंडिंग क्या की है, कंक्लूड क्या कर रहे हो, और फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में बताओगे। और ये बेसिकली जिस्ट है आपकी पूरी रिसर्च का। हालांकि लोगों को लगता है कि ये टॉपिक या ये चैप्टर सबसे आसान है या कम रहता है ज़्यादातर पीएचडी थीसिस में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने इंटरप्रिटेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करते हैं एड्रेस्ड बाय योर जस्टिफिकेशन, और इसको बड़े एक्टिव नोट में करना चाहिए, तभी जाके आप फाइंडिंग के बारे में बता सकते हो। इसमें आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या लिमिटेशंस रही ये ज़रूर बताना चाहिए, और एक रास्ता जो आपने आगे के रिसर्चर्स के लिए खोला। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा एक हाइपोथेटिकल मोड में मैंने कुछ बैरियर्स क्लियर करे वॉक करते समय। तो ये एक वर्चुअल वॉक थी, मैं वॉक कर रहा था और मैं प्रिज्यूम कर रहा था कि एक पीएचडी थीसिस की यात्रा मैं आपको एक वीडियो मोड में बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी यात्रा सक्सेसफुल होती है। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए अगर आप इससे कुछ सीखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी पीएचडी रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मुझसे मिलिए। मेरा नाम है डॉक्टर अमित तिवारी। मैं आपके मैनेजमेंट, टूरिज़्म और ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्च के विषय में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये एकेडमिक वर्क है। इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स पर मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।